प्रणाम प्यारे बच्चों, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियों को ध्यान में रखकर मैं डॉक्टर अनिरुद्ध पोरवाल अपनी टीम के साथ एक बार फिर इस साल आपके लिए मॉक बोर्ड एग्ज़ामिनेशन लेकर आया, जिसे आज हमने 19 जनवरी 2025 में कंडक्ट किया। कई सारे विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया, एग्ज़ाम को दिया, लेकिन बहुत से बच्चे जो हम तक नहीं पहुंच पाए, उनके लिए हम वो पेपर आपके सामने लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र हमने विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को लेकर बनाया था। अब इन प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है या इससे संबंधित और क्या प्रश्न हमारे बोर्ड 2025 में बन सकते हैं, वो हम लेकर आए हैं। हमारा यही प्रयास रहेगा कि इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आप लोग एक अच्छी तैयारी करें, आपकी तैयारी में एक हमारा अच्छा सहयोग हो, जिससे हम वर्ष 2025 में रसायन विज्ञान में एक उत्तम अंक प्राप्त कर सकें। तो चलते हैं, समय को खराब नहीं करते हुए प्रश्नों को लेके चलते हैं। उसी पैटर्न पे सबसे पहले आते हैं हम अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहला प्रश्न हमारे सामने है, द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH इज। ये चैप्टर सॉल्यूशंस बनाया हुआ बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अगर हम हेनरी लॉ कांस्टेंट की तरफ चलें तो हेनरी लॉ कांस्टेंट में एक रिलेशन बनता है कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 सॉल्युबिलिटी। जैसे कि हम सब जानते हैं P इक्वल टू KH इंटू जीटा, P इक्वल टू KH इंटू जीटा। ये हेनरी लॉ से निकल के आता है कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं यहाँ गैस लिख देता हूँ, तो जहाँ पे KH हेनरी कांस्टेंट होता है, और जब इसको हम डिराइव करते हैं, KH क्या नाम है, प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, तो जो हेनरी कांस्टेंट है वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स जहाँ पर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर हेनरी कांस्टेंट कम होगा। तो अगर हम देखें तो क्या बनता है, ग्रेटर फॉर गैसेस विद लोअर सॉल्युबिलिटी, यानी कि सबसे पहला ऑप्शन सही बन रहा है कि जहाँ पर सॉल्युबिलिटी कम है वहाँ पर KH हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द IUPAC नेम ऑफ, ये कंपाउंड दिया है, इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो बड़ा सिंपल है, IUPAC करते समय कुछ नियम ध्यान रखने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो फंक्शन ग्रुप है, एक हेलोजन लगा हुआ है, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी हम पहले देते हैं। तो इस जगह पे देखा जाए तो मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी लगाएं, तो दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4, कार्बन नंबर 1 2 3 4। तो ये 4 कार्बन चेन बन रही है, ब्यूट ट्रिपल बॉन्ड आइन, 1 पे ब्रोमो 4 पे क्लोरो, तो बनता है 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 1 आइन। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हमारा जाता है यहाँ पे सही। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड हैव ए नियरली इक्वल साइज। यटीरियम, लेंथेनम, जिरकोनियम, हाफेनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, नायोबियम एंड टेंटेलम। अब ये क्वेश्चन जो निकला गया है, ये हमारा निकला गया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को ध्यान में रखते हुए। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाते हैं, जिसमें जिरकोनियम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से और हाफेनियम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से निकल कर आता है। तो इसमें क्या है, ये हमारा आंसर बनेगा जिरकोनियम एंड हाफेनियम। आखिर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता किस वजह से है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के पीछे अगर हम कॉज देखें तो ये होता है हमारा वीक शील्डिंग या पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, क्योंकि F की शेप डिफाइंड नहीं होती, जैसा कि हम क्लास 11 में पढ़ते हैं। आगे चलें क्वेश्चनों पे, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एजो कपलिंग रिएक्शन विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। NCERT के अंदर 2 तरह की कपलिंग रिएक्शन हमारे पास है, एक फिनॉल के साथ और एक एनिलीन के साथ। जहाँ फिनॉल के साथ हमारी बनती है ऑरेंज कलर की एजो डाई, वहीं एनिलीन के साथ हमारी बनती है येलो कलर की डाई। तो इसने ये कहा कि इसमें से कौन से कंपाउंड एजो डाई या एजो कपलिंग रिएक्शन नहीं देंगे, तो डेफिनेटली एनिलीन और फिनॉल तो ऑप्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, अब बचा एनिसॉल और नाइट्रोबेंजीन। अगर हम देखें तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पे जो नाइट्रोजन होता है, एक नाइट्रोजन एटम जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है कुछ इस तरीके से, N ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव N पॉजिटिव। अब यहाँ देखा जाए
तो यहाँ एनिलीन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन रिच, फिनॉल में ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन रिच, एनिसॉल में भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन निकल के आता है कि जो एजो कपलिंग रिएक्शन नहीं दिखाएगा दैट इज नाइट्रोबेंजीन। आगे चलें, जो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट एमसीक्यू, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3 इज। अगर 1 मोल एल्यूमिना को रिड्यूस कराना पड़े तो हमें क्या नाम है आपका कितने चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3 इज। अब यहाँ पे सामान्यतः गलती करते क्या बच्चे, अगर मैं Al2O3 को देखूं, Al2O3 को अगर मैं देखूं तो जो Al2O3 टूटता है वो कैसे टूटता है, 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और 3 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। सामान्यतः बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि भैया ऐसा है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और ये एल्यूमिनियम सॉलिड में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि जी यहाँ पे हमारे पास 2 एल्यूमिनियम था तो एक एल्यूमिनियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो हम लॉ लगाते हैं वो आता है Q = NF, जहाँ N क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जहाँ पे क्या है N की वैल्यू 3 रखी तो 3 फेराडे आ गए। बच्चे कहते हैं कि सर जी यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है 3 इलेक्ट्रॉन, और सॉरी 2 एल्यूमिनियम है तो एक एल्यूमिनियम के लिए 3 फेराडे, 2 एल्यूमिनियम के लिए 6 फेराडे, तो अधिकांश बच्चे 6 फेराडे पर टिक करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है ध्यान से। उन्होंने क्या कहा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, आपको 1 मोल एल्यूमिनियम लेना है। तो अगर देखा जाए तो एक एल्यूमिनियम आयन को, एल्यूमिनियम 3+ आयन को एल्यूमिनियम सॉलिड में डिपॉजिट कराने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो Q = NF, यहाँ पे N की वैल्यू 3 है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँ तो आंसर मेरा क्या बनता है 3 फेराडे। तो ये इसका ऑप्शन बनता है C करेक्ट आंसर। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विच शो द हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। हमें वो कॉन्फ़िगरेशन पकड़नी है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा है। अगर मैं सामान्य तौर पे बात करूं तो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है √n × n+2, जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी ज़्यादा होगा। तो अगर मैं इन सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करूं तो 3d5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं, इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होगा। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन ओपन करूं कैसे, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि 3d7 से इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना शुरू हो जाएंगे, 3d8 में और पेयर हो जाएंगे, 3d2 में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 3d5 के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि आइडेंटिफाई विच लिक्विड विल हैव हायर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री C इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 लिक्विड A एंड B 140 180 रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास 2 लिक्विड है A और B, एक का बॉइलिंग पॉइंट 140 है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 180 है। अगर 90 डिग्री तक ले जाएं तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, डेफिनेटली जब वेपर ज़्यादा बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा जनरेट होगा। इस लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट 180 है, इसका मतलब इसकी वेपर देर से बनेगी। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब इसकी वेपर जल्दी बनेगी। इट मीन्स 90 डिग्री पर ए की वेपर ज़्यादा होंगी, बी की वेपर कम होंगी। इट मीन्स जब 90 डिग्री पर पहुंचेंगे तो लिक्विड ए की वेपर ज़्यादा बनेगी, इसलिए लिक्विड ए से बनने वाला वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, कई बार पूछा गया है कि जिंक और टिन, ठीक है, हुज कोटिंग इज बेटर टू प्रोटेक्ट आयरन ऑब्जेक्ट। आयरन ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जिंक और टिन में से कौन बेटर कोटिंग एजेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बनाया हुआ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कोरोजन टॉपिक है, वहाँ से निकाला है क्वेश्चन ये। तो अगर मैं बात करूँ कि आयरन को कोरोजन से बचाना है तो किसी भी मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की ही कोटिंग करेंगे, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल तो कोरोजन में पार्टिसिपेट करेगी, इट मीन्स ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगी, और लेस रिएक्टिव मेटल बच जाएगी। इट मीन्स मुझे चेक करना पड़ेगा कि जिंक और टिन में से
आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? अब ये ज़्यादा रिएक्टिविटी कैसे पता चलेगा? रिएक्टिविटी सीरीज से। रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होता है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती है। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाकर जिंक और टिन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आयरन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कंपेयर करूं तो मैं देखता हूं कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आयरन से कम है। इसका मतलब जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसलिए अगर मैं आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करता हूं तो जिंक तो चला जाएगा रस्टिंग में, जिंक चला जाएगा कोरोजन में और वो आयरन को प्रोटेक्ट कर देगा। इसीलिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन बनता है वो बनता हमारा क्या? यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है? हमारा जिंक। आगे बढ़ें तो आगे ये बड़ा टेक्निकली क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ विल रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन टी इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज जीरो। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कई बार तो ये अच्छे एग्जाम में भी पूछा गया है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाए तो टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस आएगा। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाने पर टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए देखते हैं कैसे। अगर मैं आर्हेनियस इक्वेशन जो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए मॉडिफाइड की मतलब डिराइव की जाती है तो क्या है ये? log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस K1 अपॉन T2। अब यहाँ पे EA की वैल्यू 0 है तो 0 अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस K1 अपॉन T2। अब ये पूरे डाटा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनता है? log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं करूं क्या? इट इम्प्लाइज K2 अपॉन K1 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या होगा? एंटी लॉग ऑफ 0 और एंटी लॉग ऑफ 0 होता है 1। इट मीन्स K2 अपॉन K1 इक्वल टू 1। इट मीन्स क्या रहा ये? K2 इज इक्वल टू K1। यानी कि टेम्परेचर आप कुछ भी रखो दोनों के सेम आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर अगर ऑप्शन देखूँ तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनता है? इंक्रीज होगा या नहीं? डिक्रीज होगा नहीं? में इंक्रीज और डिक्रीज ऐसा है ही नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने पे दोनों के सेम निकल के आ गए हैं। इसका मतलब टेम्परेचर चेंज करने के साथ एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होने पर रेट कांस्टेंट में कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आउट ऑफ फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सोल्यूशन इज। ये एमीन्स चैप्टर वाले, एमीन्स और डाइजोनियम सॉल्ट वाले चैप्टर से बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। बोर्ड में आने वाला हर साल ये क्वेश्चन है और घुमा फिरा के कई तरीके से पूछते हैं क्वेश्चन। तो अगर एमीन्स के बेसिक कैरेक्टर की हम बात करें तो जनरली हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा देते हैं। तो अगर मैं 1 डिग्री एमीन से, जो यहाँ लिखा है मिथाइल एमीन, डाई मिथाइल एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन और एनिलीन, तो ये आपका 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, ये 3 डिग्री एमीन है और ये तो एरोमेटिक एमीन है। तो एरोमेटिक एमीन के लिए साफ साफ कहा जाता है कि इनके बेसिक कैरेक्टर कम होते हैं। रीज़न क्योंकि एरोमेटिक एमीन में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे जाते हैं। जैसे ये नाइट्रोजन है, ये अपना लोन पेयर रेजोनेंस में डाल देगा तो जो उसका लिविस बेसिक कैरेक्टर है वो शो नहीं हो पाएगा। अब इन तीनों की बात की जाए तो 3 डिग्री एमीन में 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो सामान्यतः ये कहते हैं कि 3 डिग्री एमीन का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। लेकिन जब भी हम एमीन्स के बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ एक इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखते हैं। जब हम सोल्यूशन में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें एक स्टेरिक फैक्टर और सॉल्वेशन या हाइड्रेशन इफेक्ट भी देखना पड़ता है। डिटेल में जाते हैं तो ये सब बातें देखने को मिलती हैं। तो अगर मैं सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक फैक्टर और इंडक्टिव इफेक्ट इन तीनों पैरामीटर को मर्ज करूं तो हमें देखने को मिलता है 2 डिग्री एमीन ऑलवेज मोर बेसिक देन 1 डिग्री और 3 डिग्री एमीन। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सबसे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। कई बार क्वेश्चन निकाला है, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कई बार ऑर्डर बना के पूछ लेते हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा कि डाई मिथाइल एमीन का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू मिथाइल एमीन और ट्राई मिथाइल अमाइन। अब यहाँ पे बात आया, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। कौन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा? अगर मैं आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करूँ तो साधारणतया जो हम पढ़ते हैं तो उसमें ये बात पढ़ते हैं कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन
जिनके पास मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप होता है वही आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। जिनके पास मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप होता है वही आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इथेनॉल, अगर मैं इथेनॉल का ऑप्शन लूं तो CH3C≡OH, इसके पास मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप है। सॉरी, ये इथेनॉल हो गया, इथेनॉल CH3CH2OH। तो अभी पहले हम इसको देखते हैं, इथेनॉल को थोड़ा छोड़ते हैं। इथेनॉल CH3C≡OH, जैसे इथेनॉल, इथेनॉल में साफ दिखता है कि मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप है। और अगर मैं पेंटेन 2 ऑन की बात करूं तो पेंटेन 2 ऑन में भी मुझे मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप देखने को मिलता है। अच्छा, पेंटेन 2 और पेंटेन 3 ऑन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा कि पेंटेन 2 ऑन पेंटेन 3 ऑन में कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो डेफिनेटली पेंटेन 2 ऑन देगा। अब यहाँ पे कि पेंटेन 3 ऑन और ये इथेनॉल, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये दो तो दे रहे हैं। अब पेंटेन 3 ऑन की बात करें तो पेंटेन 3 ऑन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे है, ये पेंटेन 3 ऑन है। तो ठीक है भाई, ये पेंटेन 3 ऑन तो टेस्ट नहीं देगा। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर इथेनॉल एल्कोहल है, क्या एल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं? तो अगर आप एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ें तो वहाँ पर अगर टेस्ट में देखा जाए तो वहाँ लिखा गया है कि ऐसे एल्कोहल जिनके पास CH3CHOH टर्मिनल होता है वो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, क्योंकि आयोडोफॉर्म में जो आयोडीन है इस मिथाइल CHOH टर्मिनल को सबसे पहले मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप में ही कन्वर्ट करेगी, यानी कि इथेनॉल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? पेंटेन 3 ऑन आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। आगे बात चलें तो ये कह रहा है कि आउट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट आर शोन बाय 3D सीरीज। डी ब्लॉक में जाएं तो 3D सीरीज से क्वेश्चन निकाला गया है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो उस पूरी कहानी के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा? तो सीधा सीधा आंसर इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट दिखाने वाला है मैग्नीज, जो कि अपनी ऑक्सीजन स्टेट +7 तक दिखाता है, दिस वन। हालांकि हमसे बोर्ड में 3D सीरीज ही पूछी जाएगी, लेकिन एक जानकारी के लिए हमें ये बात ध्यान रखें कि अगर सामान्यतः कोई पूछता है, जैसे हम लोगों के वाइवा एग्जाम होंगे, कि पूरे डी ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कौन दिखाता है डी ब्लॉक एलिमेंट में, दैट इज द ऑस्मियम, जो कि +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, तो 3D सीरीज में, पहली ट्रांजिशन सीरीज में जो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट दिखाने वाला है वो कौन है? मैग्नीज। चलिए, अब MCQ के बाद हम आते हैं एसेशन रीजन पे। अक्सर बच्चों के एसेशन रीजन गलत हो जाते हैं क्योंकि वो एसेशन रीजन को पढ़ते नहीं है पूरा। एसेशन रीजन क्वेश्चन करने का तरीका है कि पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कई बार सोचते हैं कि ये एसेशन है और उसका जो रीजन है वो सही लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। आपको दोनों स्टेटमेंट प्रॉपर पढ़नी है, दोनों स्टेटमेंट को समझना है, क्या सही है क्या गलत है, और सही है तो क्या वो स्टेटमेंट 1 को रिलेवेंट करती है या नहीं करती है। चलते ही जगह पे देखिए, पहला ही क्वेश्चन उसने बड़े तरीके से घुमाया है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में कैसे पूछा गया है? क्या है कि आउट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल विच इज स्टीम वोलेटाइल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसा ही बोर्ड में आया हुआ है, लेकिन इस बार कैसे घुमाया कि पैरा नाइट्रोफिनॉल लेस वोलेटाइल है। ठीक है, इसका मतलब वही है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल, यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम की प्रेजेंस में उड़ जाता है लेकिन पैरा नाइट्रोफिनॉल नहीं उड़ता है। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल का जो वोलेटाइल नेचर है वो कम है और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का वोलेटाइल नेचर ज़्यादा है, यानी कि एजर्शन बिल्कुल ठीक हो रहा है। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ बड़े बच्चे जनरली क्या करते हैं, वो याद कर लेते हैं क्या नाम है, H बॉन्डिंग। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल में जो H बॉन्डिंग होती है वो होती है इंटरमोलिकुलर पैरा नाइट्रोफिनॉल में, और जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में H बॉन्डिंग होती है वो होती है इंटरामोलिकुलर। सर इंटर और इंट्रा में क्या अंतर है? आप ध्यान से देखिए, इंटर आ मॉलिक्यूल, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर H बॉन्डिंग होगी तो इंटरा मॉलिक्यूलर होगी, और जब इंटर का मतलब होता है जब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल H बॉन्डिंग होगी।
तो पैरानाइट्रोफिनॉल में एक पैरानाइट्रोफिनॉल और दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल के बीच में एच बॉन्डिंग होती है। इट मीन्स पैरानाइट्रोफिनॉल में जो एच बॉन्डिंग है वो इंटरमॉलिक्यूलर है, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में जो एच बॉन्डिंग वो इंट्रामॉलिक्यूलर है। तो रीजन में थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर किया और रीजन हो गया गलत। वो कह रहा है कि इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पैरानाइट्रोफिनॉल में, यानी कि रीजन गलत है, अजर्सन राइट, रीजन रॉन्ग, इसलिए ये ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा हमारा सी। आगे कहें, अगला क्वेश्चन बनाया कि लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड। बिल्कुल सही कह रहा है। लिंकेज आइसोमेरिज्म जो जनरेट करते हैं वो एम्बीडेंटेड लिगेंड जनरेट करते हैं। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड जो अपना लोन पेयर मोर देन वन साइड से डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, मैं कहूँ CN नेगेटिव, CN नेगेटिव, इसमें क्या होगा? अगर CN नेगेटिव की हम बात करें डिटेल में, तो CN नेगेटिव में जो मेटल को इलेक्ट्रॉन कार्बन से भी डोनेट किया जाता है और मेटल को इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से भी डोनेट किया जाता है। ऐसे NO2 नेगेटिव नाइट्राइटो है, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O है, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड बिकॉज ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड, और एम्बीडेंटेड लिगेंड लाइक NO2 हैज टू डिफरेंट डोनर एटम दैट इज N and O। बिल्कुल सही बात कह रहा है। अजर्सन ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन अजर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ए। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। एग्जाम में पूछा है, क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो भैया सुक्रोज का ही आंसर लिखा जाना है। रिड्यूसिंग शुगर ऐसी शुगर जो क्या कहते हैं आपका फेलिंग सोल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करे, उन्हें कहते हैं हम क्या? रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज फेलिंग सोल्यूशन या टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाती है, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग है। अब अगर सुक्रोज हैज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्या नाम है, सुक्रोज हो या माल्टोज हो, उनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दैट इज दो ग्लूकोज को बांधने के लिए जो एक लिंकेज ऑक्साइड लिंकेज होती है दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो मिलती है, लेकिन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से वो नॉन रिड्यूसिंग है। ये रीजन सही नहीं है, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा वो आएगा बी। The molecularity of the reaction H2 plus Br2 this 2HBr appears to be 2। इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी 2 दी गई है। तो मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। रिएक्टेंट के जितने मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं दैट इज मॉलिक्युलरिटी। यहाँ देख रहे हैं H2 का 1 मोल, Br2 का 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मॉलिक्युलरिटी appears to be 2। ठीक है, appears मॉलिक्युलरिटी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ लिखा बिकॉज रीजन कहते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व इन गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री जो 1 स्टेप में होती है, रिएक्शन 2 तरह की होती है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है और कॉम्प्लेक्स जो मल्टीपल स्टेप में होती हैं। तो इसने कहा 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व इन द गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन। जो एलिमेंट्री इक्वेशन में 2 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है। बिल्कुल सही है, अजर्सन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन अजर्सन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए यहाँ जो जाना चाहिए वो जाना चाहिए ऑप्शन ए। चलिए, सेक्शन ए कंप्लीट होने के बाद बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर, जहाँ पर हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाया गया कि स्टेट डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एक्चुअली में प्रोटीन क्या है? जब कई सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाते हैं, और ये पॉलीपेप्टाइड की चेन ही आपस में प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जुड़ते एक सीधी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लेकिन जब यही प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है कॉइल शेप लेना शुरू करती हैं, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसको आप बड़े सिंपल से तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास टेलीफोन वाली वायर होती है, अगर हम उसको सीधा खींच दें दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अगर हम उसको धीरे छोड़ेंगे तो वो कॉइल शेप में गोल गोल घूमना शुरू करेगी, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कितने टाइप की होती है प्रोटीन की। तो इसके भी 2 टाइप हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कि प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर के 2 टाइप हैं, जिसमें से पहला टाइप है अल्फा हेलिक्स और दूसरा टाइप है बीटा प्लीटेड। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है इसमें न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड।
ठीक है, ये क्वेश्चन बायो वाले बच्चे बड़े आराम से करते हैं, थोड़ा मैथ्स वालों के लिए समस्या हो जाती है, लेकिन फिर भी स्कोरिंग चैप्टर है। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, जब हम हमारे जो बायोमॉलिक्यूल में न्यूक्लिक एसिड जब पढ़ते हैं तो इन सब शब्दों का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की अगर बात की जाए तो कोई भी न्यूक्लिक एसिड होता है वो न्यूक्लियोटाइड को मिलकर बना होता है। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइकिल बेस, ठीक है, राइबोस शुगर 5 मेंबर शुगर जिसे हम पेंटोस शुगर भी कहते हैं, और तीसरा फॉस्फेट यूनिट। तो अगर इतनी सब बातें ना लिख के मैं लिखूं शुगर, बेस और फॉस्फेट यूनिट, अगर ये तीनों मिल जाएं तो वो यूनिट जो तैयार होती है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अगर इसमें से मैं फॉस्फेट हटा दूं यानी बेस और शुगर यूनिट, तो इसे कहते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है हेलो एल्केन्स हेलो एरीन से। क्वेश्चन तो हेलो एल्केन्स का है कि अ हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर मैं C5H10 को लेके बात करूँ तो बहुत से बच्चे C5H10 ये कंपाउंड है वो लेते हैं, सर जी CnH2n है तो ये क्वेश्चन तो मतलब एल्कीन का बन रहा है, तो एल्कीन होना चाहिए क्योंकि एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है। सामान्यतः बीइंग अ स्टूडेंट यही बात दिमाग में रिफ्लेक्ट होती है। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है क्या कि ये कंपाउंड है C5H10 नाम का, ये डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क, क्लोरीन के साथ ये Cl2 लिया, डार्क में कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, नो रिएक्शन, लेकिन बट अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड, सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड दे रहा है इन ब्राइट सनलाइट, यानी यही Cl2 जब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रही है तो C5H9Cl सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड दे रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्योंकि क्लोरीन के साथ डार्क में ये कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, ये एल्कीन्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि जितनी भी एल्कीन्स हैं वो डार्क में हेलोजन के साथ रिएक्शन कर जाती हैं। अगर आप क्लोरीन एल्कीन्स यानी अनसैचुरेशन का टेस्ट पढ़ें तो बेयर से रेजिस्टेंस और ब्रोमीन वाटर टेस्ट वो यही बोलता है कि जो एल्कीन्स हैं वो ब्रोमीन वाटर को या बेयर से रेजिस्टेंट को डिकलराइज कर देती हैं, यानी डार्क में वो हेलोजन से रिएक्ट कर जाती हैं। क्योंकि ये कंपाउंड डार्क में हेलोजन से रिएक्ट नहीं कर रहा, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये एल्कीन तो नहीं है। अब कह रही होती है कि जब एल्कीन नहीं है तो फॉर्मूला तो एल्कीन बोल रहा है CnH2n। तो बच्चों CnH2n जो है वो एल्कीन का फार्मूला होने के साथ साथ साइक्लो एल्केन का भी फार्मूला होता है। चाहे आप देख लीजिए साइक्लोब्यूटेन C4H8, साइक्लोप्रोपेन C3H6, तो साइक्लो एल्केन का भी फार्मूला होता है। तो इस कंडीशन ने क्लियर कर दिया कि एल्कीन तो नहीं है लेकिन फार्मूला CnH2n है, इसका मतलब ये कोई साइक्लो एल्केन है। अगर मैं 5 कार्बन के विद ब्रांच अगर साइक्लो एल्केन बनाऊँ तो बहुत सारे बन सकते हैं, 3-4 तो बन ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैं अभी वो सब नहीं बना रहा हूँ। हमें इस बात करनी है कि वो ऐसा साइक्लो एल्केन है कि जिस पर मैं हेलोजिनेशन करूँ तो प्रोडक्ट सिंगल आ रहा है, यानी कि मैं किसी भी कार्बन पर हेलोजन लगाऊँ प्रोडक्ट सेम आएगा। ऐसा तभी होगा जब मेरे पास जो कंपाउंड होगा वो होगा साइक्लोपेंटेन। क्यों? आप जहां पर भी हेलोजन लगाओगे गिनती वहां शुरू करोगे, काउंटिंग वहां शुरू करोगे, तो डबल बॉन्ड है नहीं, कि कंपाउंड आइडेंटिफाई होने के बाद कंपाउंड क्वेश्चन की दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाइड भी करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो भैया वो डार्क में कोई रिएक्शन करेगा नहीं, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर Cl2 की रिएक्शन करा दूँ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो डेफिनेटली क्या करेगा, किसी एक कार्बन पर ये मोनो हेलो डेरिवेटिव बनाना। आपका जहां मन करे वहां अटैक कीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहां अटैक कर दिया साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड या क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, हमारा तैयार हुआ, तो कंपाउंड था ये। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, कैलकुलेट स्पिन ऑनली मूवमेंट ऑफ कोबाल्ट 2+ बाय राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO एंड CO2+। कोबाल्ट, अगर मैं कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्लास 11 में बड़ा अच्छा करते हैं आबो रूल के अकॉर्डिंग, आबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, क्या आर्गन 18 4s2 3d7, ये कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हम कोबाल्ट 2+ की बात कर रहे हैं,
सामान्यतः बच्चे करते हैं कि बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं तो जनरली वो 3d7 से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं क्योंकि सबसे बाहर ये दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं। ये हमारी शेल नंबर, ये शेल नंबर 4, ये शेल नंबर 3। तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकलने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? 4s से निकलेंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा क्या? आर्गन 18 3d7। अब वही 3d7 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या कहा गई, हमें इसका स्पिन ऑनली मूवमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। तो अभी हमने क्वेश्चन में MCQ में बताया था म्यू इक्वल टू √n × n+2। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने पड़ेंगे? 7 है, तो 7 अनपेड नहीं है। अगर इसका हमें क्या करना पड़ेगा? ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 7 कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 3। फॉर्मूला हमारे पास √n × n+2, ये मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है। तो √3 × 3 + 2 कितना हो जाएगा? 3 2 5 √15। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 3.87। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकल के आया वो आया 3.87 बोहर मैग्नेटॉन। यूनिट लिखना मैंडेटरी है, एग्जाम में आप यूनिट नहीं छोड़ेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। फॉर अ 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, मोलर मास दिया 60 ग्राम पर मोल, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन। आर की वैल्यू दी गई है। तो अगर इस क्वेश्चन की तरफ चलें, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो सबसे पहले आपको ये परसेंटेज ओपन करनी आनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे 5% यूरिया, अब इसी को आपको समझना पड़ेगा। वैसे परसेंटेज को तो दिखाने के तरीके हैं बाय मास, बाय वॉल्यूम, बाय मास वॉल्यूम। तो यहाँ मैं अपनी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझते हुए हम बात करेंगे। यहाँ पे परसेंटेज का क्या मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 5% का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो यूरिया का अमाउंट है वो 5 ग्राम है, 100 अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। अगर मैं इस जगह पे देखूं तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला था पाई इक्वल टू CRT, जहाँ C क्या? गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम R इंटू T। अच्छा, R की वैल्यू गिवन है, गिवन मास मेरे पास 5 ग्राम आ गया। मोलर मास जो मुझे दिया गया है यूरिया का 60 ग्राम पर मोल दिया गया है। वॉल्यूम मुझे चाहिए सोल्यूशन का, तो हमने क्या कहा? परसेंटेज मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 5 ग्राम यूरिया जो प्रेजेंट है वो 100 अमाउंट सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो अमाउंट को मैं यहाँ मेजर कर रहा हूँ किसमें? वॉल्यूम की फॉर्म में मेजर कर रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें? 100 ml। अच्छा, मोलरिटी है तो वॉल्यूम लिया जाता है किसमें? लीटर में। तो अगर ml को मैं लीटर में कन्वर्ट करूँ, दिस इज 0.1 लीटर। तो रखिए फार्मूला 5 ग्राम अपॉन मोलर मास 60, वॉल्यूम 0.1। जो R की वैल्यू गिवन है वो कितना है? 0.0821। और जो टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है वो 300 केल्विन गिवन है। अगर हम इसको सॉल्व करें, जैसे कि मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो ये आता हमारा 20.5 ATM। एक बात सभी लोग ध्यान रखेंगे कि जब आप एग्ज़ाम पेपर रिटर्न करेंगे तो आप 2 चीज़ें बिल्कुल नहीं भूलेंगे, एक फॉर्मूला लिखना और दूसरा यूनिट लिखना। ये चीज़ आप मैंडेटरी करेंगे। कई बार बच्चे क्वेश्चन तो आता है अच्छा सा, करते भी हैं, अच्छा सॉल्व क्वेश्चन 3 नंबर में आ रहा है या 2 नंबर में आ रहा है, तो कई बार हम फार्मूला लिखना भूल जाते हैं या नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें स्टेप आते हैं, फटाफट क्वेश्चन किया, वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। तो आपने जो स्टेप किया उसके ही मार्क्स मिलेंगे, जो स्टेप छोड़ दिए हैं उसके मार्क्स आपको डिडक्ट हो जाएंगे। यूनिट और फार्मूला लिखना मैंडेटरी है। चलते हैं इसके और पार्ट पे। इंटरनल चॉइस थी कि विशा टुक 2 aqueous solution, one containing 7.5 ग्राम यूरिया and other containing 42.75 ग्राम सब्सटेंस Z इन 100 ग्राम वाटर। 100 ग्राम वाटर में उन्होंने 2 सोल्यूशन लिए, एक में 7.5 ग्राम यूरिया है, दूसरे में 42.75 ग्राम सब्सटेंस, कोई Z नाम का सब्सटेंस है, पता नहीं कौन सा है, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व, ये देखा गया दैट बोथ द सोल्यूशन फ्रोज एट सेम टेम्परेचर, दोनों सोल्यूशन जो है सेम टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहे हैं। तो कह रहा है कि आपको जेड का मोलर मास कैलकुलेट करना है। आइए क्वेश्चन बनाते हैं।
एक तरफ हमने लिया यूरिया, एक तरफ लिया हमने जेड। यूरिया की बात की, यूरिया को मैं 1 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, W1, ठीक है। तो यूरिया मैंने कितना लिया, 7.5 ग्राम यूरिया लिया, और इस यूरिया का जो मोलर मास है क्वेश्चन ने दिया मुझे कितना, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। एंड अदर कंटेंट 42.7 जो जेड है उसने कितना लिया, 42.75 ग्राम जेड लिया है, उसका मुझे मोलर मास निकालना है, यानी मुझे M2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों किसमें 100 ग्राम पानी में डिसॉल्व किए गए हैं, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट का जो यानी पानी का जो मास दिया 100 ग्राम यहाँ दिया गया है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 0.1 kg, और यहाँ पर भी क्या दिया है, सॉल्वेंट का मास 100 ग्राम ही है, दिस इज 0.1 kg। अब उसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, इट वॉज ऑब्जर्व दैट बोथ सॉल्यूशन फ्रीज एट सेम टेम्परेचर, यानी दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट सेम आ रहा है, यानी कि यानी फ्रीजिंग पॉइंट सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों में डिप्रेशन सेम हुआ है, यानी कि डेल्टा TF जो यूरिया का होगा और जो डेल्टा TF जेड का होगा वो सेम होगा। और डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, M इंटू यानी कि M यूरिया इंटू KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट डाटा है, ये चेंज कब होगा, जब सॉल्वेंट चेंज होगा, क्योंकि दोनों में जो सॉल्वेंट है वो पानी है, तो दोनों को 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया है, तो पानी है, तो दोनों के लिए KF की वैल्यू सेम रहेगी, तो दोनों के लिए KF तो खत्म हो गया। अब इसे ओपन कर लेते हैं, मोलैलिटी गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यानी कि अगर मैं जैसे लिखूं तो W1, क्योंकि सब मैंने 1 की फॉर्म में दिखाया, W1 अपॉन मोलर मास 1 मास ऑफ सॉल्वेंट kg, W2 अपॉन M2 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। W1 की वैल्यू गिवन है 7.5, मोलर मास गिवन है 60, सॉल्वेंट 100 ग्राम पानी लिया गया है तो 0.1 kg, W2 जो दिया गया वो कितना 42.75, मोलर मास जो कि मुझे निकालना है, और जो सॉल्वेंट का मास है वो कितना हो गया 0.1 kg। इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो मोलर मास निकल के आ रहा है, सॉल्व करेंगे 342 ग्राम पर मोल, ये आ गया आपका आंसर। यूनिट लिखना मैंडेटरी है, आई रिपीट, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। एनालाइज द गिवन ग्राफ ड्रॉन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। केमिकल काइनेटिक्स, भैया 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर इनके ग्राफ जरूर पढ़ने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड इक्वेशन के भी ग्राफ और जो जनरल कंसंट्रेशन वेरिएशन ग्राफ वो भी देखने हैं। बड़ा ही सही क्वेश्चन पूछा है कि टाइम और कंसंट्रेशन के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो ये बताना है ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ये कर्व आया है तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है फर्स्ट, ठीक है। अगर यही ग्राफ T वर्सेस रिमेनिंग कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाता और स्ट्रेट लाइन आ रही होती तो वो 0 ऑर्डर होता है, पूछा गया क्वेश्चन। खैर यहाँ भी एक आंसर जो है फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ है। दूसरा क्वेश्चन पूछा, पहले देखिए क्या प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दूसरा पूछा कि थियोरेटिकली कैन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू 0 आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, यानी कि जब इनफाइनाइट समय हो जाएगा तो क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी एक समय के बाद? नहीं, क्योंकि ये कर्व है, ये कर्व एक समय के बाद पैरेलल होना शुरू हुआ है एक्स एक्सिस से, तो ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसीलिए इनफाइनाइट टाइम के बाद भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 नहीं होगी। और सामान्यतः ये बात कही भी जाती है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन को छोड़कर किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। इट मीन्स इनको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जरूर देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। तो इसी तरीके से अगर हम ग्राफिकली देखें तो ग्राफ कर्व ले गया है, तो जैसे हम कंसंट्रेशन आगे, समय आगे बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा।
इसलिए थियोरेटिकली क्या जो कहा गया है कि कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी रिएक्टेंट की, तो नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 22, अगेन डी ब्लॉक से आया है कि कॉपर 1 कंपाउंड्स आर व्हाइट वेयर एज कॉपर 2 कंपाउंड्स आर कलर्ड। कॉपर 1 कंपाउंड 1, कॉपर 1 का मतलब हुआ कॉपर प्लस, ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो अगर कॉपर प्लस का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो आर्गन 18 3d10, इट मीन्स यहाँ पे d ऑर्बिटल फुल फिल्ड है, d ऑर्बिटल के पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट या उसके कंपाउंड होते हैं उसके कलर के पीछे जो रीज़न होता है d ऑर्बिटल में रहने वाले अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो आगे जाके dd ट्रांजिशन जनरेट करते हैं, dd ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है। तो d ऑर्बिटल में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं तो जो कंपाउंड है एलिमेंट है वो कलर्ड होंगे, जैसे कॉपर 1 कंपाउंड है तो कॉपर 1 के पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो वाइट होंगे। लेकिन अगर कॉपर 2+ की बात करें तो कॉपर 2+ में अगर हम देखें तो कॉपर 2+ में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो 3d9 आएगा, यानी इसको अगर मैं ओपन करूँ तो मुझे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, जिस वजह से कॉपर 2 कंपाउंड जो हैं वो कलर्ड होते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट जिसमें कॉपर 2+ स्टेट में है और उसका कलर होता है ब्लू। क्रोमेट चेंज इनटू कलर, क्रोमेट चेंज देयर कलर व्हेन केप्ट इन एन एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाया गया, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट टॉपिक। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में जाते हैं तो क्वेश्चन तो ये था, इसकी प्रिपरेशन से भी क्वेश्चन है ये और केमिकल प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन है कि क्रोमेट में जब एसिडिक मीडियम लगाते हैं तो क्या होता है और डाइक्रोमेट में जब बेसिक मीडियम लगाते हैं तो क्या होता है। मैं आपको उसका एक तरीका बताता हूँ जो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। देखो क्रोमेट, सबसे पहले क्रोमेट और डाइक्रोमेट में फ़र्क पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ CrO4 2 नेगेटिव, दिस इज क्रोमेट आयन, दिस इज क्रोमेट आयन। ये क्रोमेट आयन जो होता है येलो कलर का होता है। और अगला जो हमारा है वो है Cr2O7 2 नेगेटिव, ये है हमारा डाइक्रोमेट आयन जो कि हमारा होता है ऑरेंज कलर का। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम सभी के प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो गए हैं तो वाइवा में क्वेश्चन बन जाता है। क्रोमेट्स जनरली येलो होते हैं, सारे क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, अमोनियम क्रोमेट, सारे के सारे क्रोमेट येलो हुए हैं एक्सेप्ट वन। वो कौन सा है? दैट इज अ सिल्वर क्रोमेट, जो कि रेड वाइन कलर का होता है। सिल्वर क्रोमेट को छोड़कर सारे के सारे क्रोमेट जो हैं वो हमारे येलो कलर के होते हैं। तो अगर आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा कौन सा क्रोमेट है जो येलो कलर का नहीं होता है या रेड वाइन कलर का होता है? दैट इज द सिल्वर क्रोमेट। अब बात करते हैं क्रोमेट से डाइक्रोमेट कन्वर्जन। क्रोमेट को जब भी एसिडिफाइड किया जाएगा तो वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा। एनसीईआरटी में पूछा गया है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में अगर पीएच इंक्रीज कर दी जाए तो क्या चेंज आएगा? पीएच इंक्रीज का मतलब क्या? उसको बेसिक मीडियम लगा रहे हैं, तो डाइक्रोमेट में अगर बेसिक मीडियम अप्लाई करेंगे तो क्रोमेट में चेंज होगा येलो कलर के। क्वेश्चन इस बार उल्टा था, एक क्रोमेट चेंज देयर कलर, क्रोमेट अपना कलर चेंज क्यों करेंगे व्हेन केप्ट इन एसिडिक सॉल्यूशन, जब उनको हम एसिडिक सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि वो क्रोमेट सारे के सारे क्या होंगे? डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन निकाला गया, जिंक, कैडमियम, मरकरी आर कंसीडर्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट एज ट्रांजिशन एलिमेंट। कहते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, तो भैया फिर ये जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक में है, इन्हें ट्रांजिशन क्यों नहीं कह रहे? ट्रांजिशन एलिमेंट से मतलब क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट से अगर मतलब देखा जाए तो ट्रांजिशन एलिमेंट की जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखी गई है वो ये है कि ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन हो, उनकी ग्राउंड स्टेट में या उनकी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसी भी ग्राउंड स्टेट या किसी भी ऑक्सीजन स्टेट में अगर उनके पास पार्शियली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स D1 से लेके D9, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। अब जब उनके अंदर ट्रांजिशन कैरेक्टर आएगा तो वेरिएबल वैलेंसी भी दिखाएंगे। जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक में रखे गए हैं, लेकिन उन्हें ट्रांजिशन क्यों नहीं कहते? क्योंकि इन तीनों के पास क्या है? D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, इनकी ग्राउंड स्टेट में भी और इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। इसीलिए ये अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में है, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ग्राउंड स्टेट में और ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी कॉन्फ़िगरेशन D10 है, जिस वजह से ये वेरिएबल वैलेंसी नहीं दिखाते हैं। इस कारण इन्हें हम
ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते। चलिए जी, ये निकाला गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, एमीन्स और डायज़ोनियम सॉल्ट का क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनाया गया है कि गिव स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी इन फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो ये देखो, एसिटिक एसिड अमोनिया से रिएक्शन करेगा, ये हीट, ये कई बार चीज़ों को ध्यान देना है, हीट का सिंबल है या नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होनी है जिससे बनता है अमोनियम एसीटेट। खैर मैं उसको नहीं कर रहा हूँ बात। अमोनियम एसीटेट को जब हम हीट करते हैं तो एमाइड फॉर्म होते हैं। यहाँ पर जो एमाइड फॉर्म होगा वो होगा CH3CONH2, दिस इज एसिटामाइड या इथेनामाइड। इसके ऊपर लगाया गया NaOBr, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, जो कि सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है एक किसका, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में किसी भी एमाइड को हम एमीन्स में कन्वर्ट करते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन एक स्टेप डाउन रिएक्शन है, तो जैसा R होता है हमें वैसा एमीन मिलता है। इसीलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मिथाइल अमाइन होगा। आगे बात करें तो अगली रिएक्शन हमारे पास है, ये नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रो ग्रुप का जब हम रिडक्शन करते हैं, जैसे कि FeHCl है, कहीं जगह पे SnHCl भी लिखा आता है, तो नाइट्रो ग्रुप जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे एमीन्स में। तो यहाँ पे चलें तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा C6H5 एज इट इज रहेगा। NO2 जो कन्वर्ट हुआ वो किस में कन्वर्ट हुआ, अमाइन में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो कंपाउंड बना हमारा एनिलीन बना। अब इसके ऊपर Na-Na2HCl 0 से 5 डिग्री, Na-Na2HCl ये प्रेजेंस बता रही है कि ये डाईएजो रिएक्शन हो रही है। टेम्परेचर जैसे कि हम जानते हैं कि डायज़ोनियम सॉल्ट हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो इसलिए हम लो टेम्परेचर रखते हैं, हाई टेम्परेचर वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो है C6H5N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब इसी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड पे हमने रिएक्शन कराई CuCN। अब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड पे सेंड में रिएक्शन Cu2Cl2HCl क्लोरोबेंजीन बन जाता है। आगे चलें, क्या नाम आपका Cu2Br2, उससे क्या नाम है HBr से ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। इसी तरीके से CuCN से डायज़ोनियम सॉल्ट हाईली अनस्टेबल है, ये N2 टूट के अलग हो जाएगा, HCl अलग हो जाएगा, और यहाँ जो बनेगा वो बनेगा C6H5CN। मैं थोड़ा इसको रिंग फॉर्म में दिखा रहा हूँ। ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा बेंजीन रिंग के ऊपर CN, जिसे बोलेंगे हम फिनाइल साइनाइड। अब फिनाइल साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस किया एसिडिक मीडियम में। ध्यान रखिएगा, किसी भी साइनाइड का अगर मैं एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करूं, किसी भी साइनाइड का, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। जो अल्काइल ग्रुप हो या एराइल ग्रुप हो वो एज इट इज रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है वो एज इट इज रहेगी कुछ इस तरीके से, और जो CN है वो क्या बन जाएगा हमारा COOH। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये A हो गया, ये B हो गया। आगे चलें और वाले पार्ट में कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। एग्जाम में ये क्वेश्चन आना निश्चित होता है, कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जो केमिकल टेस्ट बेस्ड होगा, दो कंपाउंड को या उनको अलग करने के लिए कोई टेस्ट, जैसे एनिलीन और इथेनामाइन है। अगर देखा जाए तो ये भी 1 डिग्री अमीन है। एनिलीन का मतलब क्या हो गया, C6H5NH2, और ये हमारा हो गया C2H5NH2। दोनों के दोनों आपके 1 डिग्री अमीन है। अब बच्चे एकदम लगा के सर कार्बल एमीन, भैया कार्बल एमीन तो 1 डिग्री का है, दोनों ही कार्बल एमीन देंगे तो भैया कार्बल एमीन से तो ये अलग नहीं होने वाले। तो अगर देखा जाए तो एनिलीन और इथेनामाइन को सेपरेट करने के जो टेस्ट होता है, दिस इज द क्या, डाईएजो रिएक्शन। सर जी क्यों, ये डाईएजो देगा ये डाईएजो नहीं देगा। एक्चुअली में डाईएजो ये भी बनाते हैं, डाईएजो ये भी बनाते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एरोमेटिक एमीन के डायज़ोनियम सॉल्ट स्टेबल होते हैं जबकि एलिफेटिक एमीन के डायज़ोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होते हैं। तो एरोमेटिक एमीन के जो डायज़ोनियम सॉल्ट हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर दूं, ये एरोमेटिक एमीन है, तो एरोमेटिक एमीन के जो डायज़ोनियम सॉल्ट होते हैं, एरोमेटिक एमीन के जो डायज़ोनियम सॉल्ट होते हैं वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं डाईएजो रिएक्शन कराऊंगा तो ये तो डायज़ोनियम सॉल्ट देगा, लेकिन ये डायज़ोनियम सॉल्ट देगा तो, लेकिन वो टूट कर रिएक्शन को जब आगे चलाते हैं तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स इस रिएक्शन, इन दोनों कंपाउंड को डिफरेंस करने के लिए जो टेस्ट आएगा वो आएगा डाईएजो रिएक्शन, ये डाईएजो टेस्ट। ठीक है, आगे बात करें तो एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन। एनिलीन 1 डिग्री अमीन है, एन मिथाइल एनिलीन
2 डिग्री एमीन है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट दिस इज अ कार्बाइल एमीन रिएक्शन। जितने भी प्राइमरी एमीन होते हैं वो क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म और एल्कली के साथ मिलकर अनप्लीजेंट या फॉल्स स्मेल देते हैं, जबकि 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन कार्बाइल एमीन नहीं देते हैं। हिंसबर्ग भी इसका आंसर हो सकता है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट के पीछे का जो लॉजिक है, जब कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करते हैं तो अगर कंपाउंड सेम फैमिली का है तो हम चेक करते हैं मोलर मास। मोलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये तब लगाएंगे कंसेप्ट जब कंपाउंड सेम फैमिली का, इट मीन्स सारे एल्कोहल हैं, सारे अमाइंस हैं, सारे एल्केन्स हैं, तब तो ये लगाएंगे। ठीक है, उसमें भी अगर दो कंपाउंड के मोलर मास सेम है तो हम चेक करेंगे उनका आइसोमर, क्योंकि ब्रांच आइसोमर के बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक एल्कोहल है, एक अमाइन है, एक एल्केन है। जब कंपाउंड अलग अलग होते हैं तो मोलर मास ना देख के हम नेचर ऑफ इंटरेक्शन देखते हैं, किसका इंटरेक्शन ज़्यादा है। तो देखो भैया, ब्यूटेनॉल और अमाइन दोनों पोलर हैं, और अमाइन और एल्कोहल ये दोनों के दोनों H बॉन्ड फॉर्म करेंगे। लेकिन जो ब्यूटेन है वो एल्केन है, एल्केन नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर कंपाउंड में जो नेचर ऑफ इंटरेक्शन होता है दैट इज डिस्पर्जन फोर्सेस। तो सबसे कम इंटरेक्शन किस में होगा, आपका ब्यूटेन में होगा। इसलिए यहाँ पर जो सबसे कम इंटरेक्शन की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो ब्यूटेन का होगा। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयर करें तो ये अमाइन, ये एल्कोहल, एल्कोहल और अमाइन दोनों H बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन एल्कोहल ज़्यादा अच्छा H बॉन्ड बनाता है इन कंपेरिजन टू अमाइन, क्योंकि एल्कोहल में जो ऑक्सीजन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एमीन्स के बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से कम होंगे, तो ब्यूटेन अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट जो है, ब्यूटेन अमाइन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा इन कंपैरिजन टू आपका ब्यूटेनॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, गिव प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर फॉलोइंग। बायोमोलिक्यूल्स निकाला, ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP क्या था, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। जो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है वो कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट है। इट मीन्स अगर ग्लूकोज 2,4-DNP टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब साफ साफ हो रहा है कि ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल ग्रुप फ्री नहीं है। और ग्लूकोज को कहा भी आता है, ग्लूकोज जो एल्डोहेक्सोस शुगर है यानी उसमें एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता है। लेकिन जब ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है ही नहीं, वो हेमी एसिटल फॉर्मेशन में चला जाता है। तो जब एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं है, और कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं है तो वो 2,4-DNP टेस्ट नहीं देगा। तो सीधा आंसर बनता है क्योंकि ग्लूकोज के पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है। ये डीएनए का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाया गया कि द टू स्ट्रैंड इन डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कॉम्प्लीमेंट्री। डीएनए की जो दो स्ट्रैंड बनती हैं कुछ इस तरीके से, तो वो दोनों आइडेंटिकल ना होकर कॉम्प्लीमेंट्री बनती है। जैसे यहाँ पे जो बेस लगे होते हैं, ये मान लीजिए यहाँ लगा, हम सब जानते हैं डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये डीएनए में 4 तरह के बेस लगे होते हैं। तो अगर मैं कहूँ एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, तो जो दूसरी स्ट्रैंड है इस पे जो बेस लगेंगे ठीक से कॉम्प्लीमेंट्री बेस लगे होते हैं। जैसे कि एडेनिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है थायमिन होता है, ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस साइटोसिन होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, एडेनिन है तो यहाँ सामने थायमिन आएगा, यहाँ थायमिन आएगा, यहाँ एडेनिन आएगा, साइटोसिन है तो यहाँ ग्वानिन आएगा, ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन आएगा, यहाँ साइटोसिन आएगा, और इनके बीच में हमारा क्या होता है, H बॉन्ड बन जाते हैं। तो कहानी क्या है इस जगह पे, कहानी क्या कि डीएनए की ये जो दो स्ट्रेन हैं वो आइडेंटिकल ना होकर कॉम्प्लीमेंट्री बनते हैं। उसका परफेक्ट आंसर है कि ये जो H बॉन्ड बन रहा है वो सभी के बीच नहीं बनता है, वो स्पेसिफिक पेयर के बीच में ही बनता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनता है बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस। इसीलिए डीएनए की जो दो स्ट्रेन हैं वो आइडेंटिकल ना होकर कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, क्योंकि दोनों स्ट्रेन में जो बेस लगे होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एज वेल एज जो H बॉन्ड बनता है वो स्पेसिफिक पेयर के बीच में बनता है। अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं, स्टार्च और क्या कह रहा है, स्टार्च एंड सेलुलोज बोथ कंटेनिंग ग्लूकोज यूनिट। स्टार्च और सेलुलोज दोनों में ग्लूकोज यूनिट है एज मोनोमर।
ठीक है, येट दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। तो अगर हम जाएं ध्यान से तो स्टार्च में हम देखते हैं कि स्टार्च जो है वो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का पॉलीमर है, वहीं पर जो सेलुलोज है वो बीटा डी प्लस ग्लूकोज का पॉलीमर है। और यहीं पे बढ़िया क्वेश्चन निकल के आता है कि ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर जो कार्बन नंबर 1 पे अपनी पोजीशन को में डिफरेंस रखते हैं, ओरिएंटेशन में डिफरेंस रखते हैं, उन्हें बोलते हैं एनोमर। तो ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज जो है वो एनोमर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। अब ये निकला गया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड व्हेन। ठीक है, हमें 3 देने, मैं सबके आंसर बता दूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या, देखो किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करने वाले जो जनरल फैक्टर एनसीईआरटी में लिखे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट और सरफेस एरिया। तो अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो सरफेस एरिया बढ़ाने पर सभी रिएक्शनों का रेट बढ़ जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं एक लकड़ी के टुकड़े को जलाऊं और लकड़ी के पाउडर जिसे हम बुरादा बोलते जलाएं, तो लकड़ी का जो पाउडर बुरादा वो जल्दी जलेगा। तो डेफिनेटली सरफेस एरिया अगर रिड्यूस करेंगे, यानी सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्वेश्चन में क्या कहा कि सरफेस एरिया रिड्यूस कर रहे हैं तो रिएक्शन रेट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। रिएक्शन रेट भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैटलिस्ट, सामान्यतः कैटलिस्ट रिएक्शन रेट को बढ़ाता है, तो कैटलिस्ट डालने पे रिएक्शन रेट बढ़ता ही है। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन का रेट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एक तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और जो अनइफेक्टिव कोलिजन होते हैं वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज इंक्रीज, अगर गैसेस मिक्सचर का प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई गैसेस रिएक्शन है तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को टकराना पड़ेगा, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पास पास आएंगे और पास पास आने से उनके बीच कोलिजन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर कि कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। हमें एस्कॉर्बिक एसिड का मास कैलकुलेट करना, टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिड। 75 ग्राम एसिड में कितना एस्कॉर्बिक एसिड डिजॉल्व किया जाए कि जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है वो 1.5, फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आ जाए वो 1.5 की कमी आ जाए। तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी यानी कि हमें डेल्टा TF दिया गया है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेल्टा TF इक्वल टू M इंटू KF मोलैलिटी। डेल्टा TF की वैल्यू हमें दी गई है 1.5, मोलैलिटी गिवन मास अपॉन मोलर मास। हमें मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास हमें दिया गया है 176, मास ऑफ सॉल्वेंट 75 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करना तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे ऊपर आ जाएगा। और जो KF की वैल्यू है वो कितनी है 3.9 केल्विन केजी मोल इनवर्स। अगर इस पूरे को मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे जो W की वैल्यू आएगी वो आएगी 5.08 ग्राम। आई रिपीट, न्यूमेरिकल करेंगे तो आप फार्मूला और आंसर लिखते समय यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 बड़ा अच्छा दिया है, प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एंड देन हाइड्रोलाइज। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ग्रिग्नार्ड, एल्डिहाइड पर एल्डिहाइड कीटोन पर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हर साल पेपर में आती ही आती है, तो तैयारी करके रखें। फॉर्मल्डिहाइड से, एसिटाल्डिहाइड से या एसीटोन पर अगर ग्रिग्नार्ड रेजेंट रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड से मिलते हैं मुझे 1 डिग्री एल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से मिलते हैं मुझे 2 डिग्री एल्कोहल और एसीटोन से मिलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। ये प्रोपेनॉन है तो डेफिनेटली मुझे 3 डिग्री एल्कोहल देगा। मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा आपको करके दिखाते हैं। देखिए इसका ए पार्ट, क्या ये मेरे पास प्रोपेनॉन है और ये मेरे पास ग्रिग्नार्ड है CH3MgBr। मैग्नीशियम मेटल है तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो भैया ये इलेक्ट्रॉन इधर क्या नाम है, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा ऐसे, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब ये जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जनरेट होगा और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन टूटता है और किसी एक एटम में ट्रांसफर होता है। तो डेफिनेटली ये ऐसे जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव। मैकेनिज्म
या रिएक्शन का एक नियम है बड़ा सिंपल सा, नेगेटिव नेगेटिव पे अटैक नहीं करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पे अटैक नहीं करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे जुड़ेगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव जुड़ेगा। इसका मतलब ये नेगेटिव वाला तो जुड़ना है कहाँ, ये नेगेटिव वाला जुड़ना है यहाँ पे और ये नेगेटिव वाला इसको लेगा। अगर हम इस रिएक्शन को आगे बढ़ाएं तो आइए देखें, CH3 CH3, ठीक है, इस C से क्या जुड़ेगा, ये CH3 जुड़ जाएगा और इस O के साथ क्या जुड़ेगा हमारा O MgBr, जहाँ पे O नेगेटिव है, MgBr पे मैग्नीशियम पॉजिटिव है। जब मैं क्या करूँगा इसका हाइड्रोलाइसिस करूँगा तो कट करिए, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, नेगेटिव वाले के साथ पॉजिटिव वाला और पॉजिटिव वाले के साथ नेगेटिव वाला, यानी ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा, MgBr OH बाहर निकलेगा, CH3 ऐसे CH3 CH3 O के साथ H जुड़ेगा, O नेगेटिव H पॉजिटिव को लेगा और ये CH3 बाय प्रोडक्ट है। आप बाय प्रोडक्ट लिखें ना लिखें कोई ज़रूरत नहीं है, मेन प्रोडक्ट ये आपका आ रहा है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल या आपका 3 डिग्री एल्कोहल निकल के आ रहा है। ये सिंपल सी कहानी थी। अगर मैं बी पोर्शन को देखूँ तो बेंजीन इज ट्रीटेड विद, ये मेरे पास बेंजीन है, जब बेंजीन को आप ट्रीट करेंगे किसके साथ, CH3 COCl, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इस रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, दिस इज फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये वाला H इस वाले Cl के इसको लेके बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में गलतियां क्या होती हैं जरा उसको सुनिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्या उन्होंने Cl निकाला और बॉन्डिंग में क्या कर दिया, ऐसे कर दिया CH3CO, जो कि गलत है, वो जल्दबाजी में ही करते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो CH3COCl में जो बॉन्ड टूटा वो ये वाला टूटा है, तो बॉन्डिंग इस कार्बन से होगी ना, आपने इस कार्बन से बॉन्डिंग कैसे कर दी। सामान्यतः इस गलती की वजह से बच्चों का सही क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे CH3CO ना होकर COCH3 हो जाएगा और इसका नाम है एसिटोफिनॉन। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, IUPAC नेम दिया गया है। तो अगर IUPAC में चलें तो प्रायोरिटी ऑर्डर में चलेंगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को टॉप प्रायोरिटी मिलेगी, तो कार्बन नंबर 1 हम इसे देंगे, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक, दिस इज द ब्यूटेनोइक एसिड, 2 पर मिथाइल, 2 पे एक और मिथाइल, यानी जो नाम बन रहा है वो बन रहा है 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28, गिव द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अब हमें ये 2 कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिए हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनका फॉर्मूला लिखना है। तो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट 2, इसका फॉर्मूला लिखना है। सामान्यतः हम अगर करें तो कैसे लिखें, देखिए पोटेशियम के, देखो ये आयनिक स्पीसीज है और ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। जब हम कॉम्प्लेक्स का IUPAC लिखते हैं तो पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी साथ साथ लिखी जाती है, आयनिक स्पीसीज और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बीच में स्पेस आता है। तो पोटेशियम आ गया, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट 2, यानी कि ये सारा का सारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी का पार्ट है जिसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक मेटल लाइगैंड, मेटल साफ दिख रही है जिंक, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइड OH टेट्रा 4, सामान्यतः हम यही करते हैं। अब यहाँ पे हमें जो नंबर मिलने हैं वो मिलने 0, कारण K है, K2 है, K3 है। तो बच्चे के सर यहाँ मेंशन तो नहीं किया है कि डाई पोटेशियम ट्राई पोटेशियम, कभी भी आयनिक स्पीसीज के साथ हम डाई ट्राई नहीं लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे पता लगाएं पेपर में। तो जो पोटेशियम है, पोटेशियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो +1 एल्कली मेटल है। अब जरा कॉम्प्लेक्स का चार्ज देखते हैं, जिंक, जिंक के ऊपर से चार्ज कैसे पता चलेगा, तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ 2, दिस इज +2, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +2। OH, OH है क्या है 4 OH हैं और OH के ऊपर -1 चार्ज होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज होता है मेटल और लाइगेंड के चार्ज का एल्जेब्रिक सम होता है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो -4 +2, दिस इज -2। तो जो कॉम्प्लेक्स का चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 नेगेटिव आ रहा है। अब दोनों को बैलेंस करेंगे तो ये क्या बनेगा, K2Zn
OH का होल 4। सिर्फ इस 2 को ना लिखने की वजह से आपको इस कॉम्प्लेक्स में 0 मार्क्स मिलने थे। K2ZnOH का होल 4। ऐसे ही इसका बनाइए हेक्साअमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। इस बार आयनिक स्पीसीज बाद में है, इस बात का ध्यान रखना होता। अगर आयनिक स्पीसीज पहले लिखी है तो हम पहले लिखेंगे, आयनिक स्पीसीज बाद में लिखी है तो हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, आइए हेक्साअमाइन प्लेटिनम, प्लेटिनम मेटल है तो जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, आइए देखें प्लेटिनम ये मेटल, हेक्साअमाइन, अमाइन यानी कि NH3, हेक्सा यानी कि 6, हेक्साअमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड Cl। ठीक है, अब वही गलती अगर हमने यहाँ छोड़ दिया तो मार्क्स कटने निश्चित हैं। Cl है, Cl2 है, Cl3 कुछ नहीं पता, तो बनाते हैं जरा इसको। देखिए प्लेटिनम 4 यानी कि प्लेटिनम का जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +4, जो किसी ने मेंशन किया है। अमोनिया, सर अमोनिया क्या होगा, अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना, क्लास 11 में बताया जाता है। किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होता है, तो ये पूरे के पूरे अमोनिया का हम लेंगे क्या, 0। तो +4 और 6 × 0, तो यहाँ चार्ज जो आएगा वो कितना आएगा, 4+ कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज, और Cl के ऊपर क्या आएगा, -। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ हेक्साअमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, तो ये जो सॉल्व करूँ तो ये जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बनता है वो बनेगा Pt, इस चार्ज को यहाँ मल्टीप्लाई, इस चार्ज को यहाँ मल्टीप्लाई, तो Pt NH3 का होल 6 Cl4, ये इसको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला तैयार होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राइट करेक्ट IUPAC नेम दिस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम लिखते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर गलत है आपकी पूरी IUPAC गलत होगी। तो अगर मैं मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो मुझे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। कैसे, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर हमने मान लिया x, 2 अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, +6 हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, सॉरी 2 एटम है, 2 हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, x - 2, ये इक्वल टू में 0 होगा, कि किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होता है। तो x - 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, यानी यहाँ पर जो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 है। अब IUPAC लिखते समय तरीका है, पहले लाइगेंड लिखे जाते हैं फिर मेटल लिखी जाती है। लाइगेंड को हम लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकली, लेकिन जो यहाँ डाई ट्राई जो कुछ आते हैं इनको अल्फ़ाबेटिकली काउंट नहीं करते हैं। तो NH3 दिस इज द अमाइन, Cl दिस इज क्लोरिडो। तो जो इसका IUPAC नेम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा डाई अमाइन। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब NH3 का अमाइन लिखते हैं तो डबल M आता है, NH2 का अमाइन लिखते हैं तो सिंगल M आता है। तो डाई अमाइन, डाई क्लोरिडो, डाई अमाइन डाई क्लोरिडो। अब चाहिए प्लेटिनम, प्लेटिनम। और मेटल के जस्ट बगल में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर वो भी रोमन में, डाई अमाइन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम 2। यहाँ पे हमारा सेक्शन C होता है समाप्त। चलिए सेक्शन C समाप्त करने के बाद सेक्शन D पे आते हैं, जो कि हमारा केस स्टडी वाला है। केस स्टडी आप क्वेश्चन पेपर में पढ़ सकते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन पेपर के जो केस स्टडी से निकाले क्वेश्चन है, तो पहला आ रहा है प्रिडिक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN1 मैकेनिज्म। साफ साफ दिख रहा है, जो केस स्टडी है वो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स ली गई है। तो कह रहा है कि SN1 मैकेनिज्म में जब अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे तो उस समय स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। अगर मेरे पास अल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है, अब जो NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं वो दो तरह की होती हैं, SN1 SN2। तो बात SN1 की हो रही है। तो अगर मैं SN1 में देखूँ तो SN1 में जो हमारे पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है, कार्बोकेटायन होता है। ये कंडीशन होगी हमारी, क्या ये कंडीशन होगी हमारी किसी भी इसकी क्या नाम है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए कि जो कार्बन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, असिमेट्रिकल होना चाहिए, किराल होना चाहिए, यानी कि R1
इज नॉट इक्वल टू R2 इज नॉट इक्वल टू R3। कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जाके आके जब अटैक करेगा तो प्लेनर ज्योमेट्री की वजह से जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट अटैक भी करेगा एज वेल एज बैक अटैक भी करेगा। इट मीन्स आपको जो प्रोडक्ट की कन्फिग्रेशन है वो रिएक्टेंट की जैसी भी मिलेगी और उसकी इन्वर्ट भी मिलेगी। इट मीन्स एसिमिलेशन मैकेनिज्म में हमें रिटेंशन भी मिलता है और इन्वर्जन भी मिलता है। इट मीन्स अगर मेरा रिएक्टेंट डी है, डी आइसोमर है, तो प्रोडक्ट में मुझे डी आइसोमर और एल आइसोमर दोनों मिलेंगे। डी और एल के इस मिक्सचर को बोलते हैं हम डी एल मिक्सचर, डी एल मिक्सचर प्लस माइनस मिक्सचर, और बहुत सुंदर शब्द है रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा उसमें अगर SN1 रिएक्शन होती है तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। ऐसे का नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेट। ठीक है, हम उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जिसमें हम प्लेन पोलराइज लाइट्स का जो एंगल है वो मेजर करते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट है पोलैरीमीटर, पोलैरीमीटर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया कि प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 2 ब्रोमोपेंटेन रिएक्ट विद एल्कोहलिक केवेज। एल्काइल हैलाइड जब एल्कोहलिक केवेज से रिएक्शन करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन देते हैं। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन का जो नाम दिया जाता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। आइए देखते हैं प्रोडक्ट बनेगा क्या। जैसे कि हमारे पास 2 ब्रोमोपेंटेन है, लिखते हैं रिएक्शन को CH3CHBr CH2CH2CH3। इसके ऊपर जब हम एल्कोहलिक केवेज की रिएक्शन कराते हैं, KOH एल्कोहलिक की रिएक्शन कराते हैं, एल्कोहलिक की, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, यानी कि हेलोजन तो निकलेगा, ये ब्रोमीन तो निकलेगा, इस पोटेशियम के साथ हाइड्रोजन भी निकलेगा। अब हाइड्रोजन निकलता कहाँ से है? हाइड्रोजन निकलता है बीटा कार्बन से। अब यहाँ अगर हम देखें तो बीटा कार्बन कहाँ है? फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन होता है अल्फा, दूसरा कार्बन होता है बीटा। तो एक बीटा मेरे पास ये, एक बीटा मेरे पास ये, यानी कि जो H प्रोटॉन निकलेगा एक बार इस वाले कार्बन से निकलेगा, एक बार इस वाले कार्बन से निकलेगा। अगर प्रोटॉन इस वाले कार्बन से निकलता है, आइए देखें प्रोडक्ट कहाँ है, CH2 डबल बॉन्ड, H निकल गया, Br निकल गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, CH CH2 CH3, दिस इज 1 पेंटीन। और अगर ये प्रोटॉन यहाँ से निकला, क्योंकि ये भी बीटा है, तो जो प्रोडक्ट होंगे वो हमारे क्या होंगे, CH3CH, यहाँ से H निकला, डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, दिस इज 2 पेंटीन। अगर वो मुझसे कहता है कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे बीटा क्या नाम है 2 ब्रोमोपेंटेन जब अल्कोहलिक की वजह से करेगा, तो मैं इसमें से कोई भी लिखता, मेरा आंसर सही था। लेकिन बात आ गई कहाँ पे, मेजर प्रोडक्ट पे। तो मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा वो बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी अब मुझे इन दोनों एल्कीन्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। एल्कीन्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती सेटजेफ रूल की। सेटजेफ रूल कहता है कि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। जिस डबल बॉन्ड के चारों तरफ जितना ज़्यादा एल्काइलेशन होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगी। साफ दिख रहा है 2 पेंटीन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तरीका और भी है, हम हाइपर कॉन्जुगेशन ढूंढ लें। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डबल बॉन्ड से अल्फा कार्बन पकड़ना है। तो अगर मैं देखूँ तो इस जगह पे अल्फा कार्बन एक ये है, एक ये है, तो अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो टोटल यहाँ पर 5 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर आएंगी। और यहाँ देखो तो C डबल बॉन्ड C, अल्फा कार्बन ये है, तो यहाँ पे मुझे 2 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर आएंगी। इट मीन्स जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज़्यादा रेजोनेंस, और जितनी ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। इट मीन्स ये वाली एल्कीन हमारी मेजर होगी। चाहे तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन से पकड़ें, चाहे तो आप सेटजेफ रूल से पकड़ें।
ये इसका आंसर था। तो गिव वन यूज ऑफ CH3 आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म हमारे इस चैप्टर में है, पूछा भी गया है क्वेश्चन कई बार। आइडोफॉर्म तो एक अच्छा एंटीसेप्टिक है, इसका सिंपल एप्लीकेशन एक अच्छा एंटीसेप्टिक है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एनिसॉल इज ट्रीटेड विद HI। एनिसॉल, अगर मैं एनिसॉल की बात करूं तो बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3, दिस इज द एनिसॉल, OCH3। अब इसके ऊपर जब HI की रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या होंगे? अगर मैं बात करूं HI में से पहले H पॉजिटिव आया, ये ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है और मैकेनिज्म का फंडा है कि इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे करेगा अटैक। जब ऐसा होगा तो ये जो हमारा बनेगा, ये बनेगा हमारा ऑक्सोनियम आयन OCH3, H यहाँ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा OCH3 पॉजिटिव ऑक्सोनियम आयन। अब कहानी क्या है कि ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेंटेन करने के लिए या तो ये बॉन्ड तोड़ेगा या फिर ये बॉन्ड तोड़ेगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इस जगह पर रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड रहता है, इसलिए ये बॉन्ड टूटना संभव नहीं है। तो कहानी क्या होगी, जब इसके ऊपर आपका जो I नेगेटिव अटैक करने आएगा, HI से रिएक्शन है, जब I नेगेटिव अटैक करने आएगा तो ये बॉन्ड टूट नहीं सकता, तो I नेगेटिव करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट के हमारा चल देगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो होगा क्या, हमारा फिनॉल और साथ में क्या CH3I मेरा हो जाएगा अलग। ऐसे ही ये अच्छी रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है, फिनॉल वाले ईथर वाले चैप्टर से भी पूछी गई है। इसके बाद राइट द स्ट्रक्चर ऑफ DDT की स्ट्रक्चर की बात करें तो डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, ये DDT, इसकी स्ट्रक्चर लगभग सभी बच्चों को आनी चाहिए, NCERT में है। ये आपका DDT, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी चेक कर लीजिए, ये आपका DDT की फुल फॉर्म, DDT की स्ट्रक्चर बनानी सभी को आनी चाहिए। चलते हैं अगली केस स्टडी पे। केस स्टडी आप पेपर में पढ़ सकते हैं और इस पेपर का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो केस स्टडी है चैप्टर सॉल्यूशन से है और एजियोट्रॉप्स पे बनाई केस स्टडी है। सामान्यतः इस पे बड़ा कन्फ्यूजन जनरेट होता है। दिया गया व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जरूर पढ़ना मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, ये जो डेविएशन शो करेंगे वो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। ध्यान रखना, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अगर अच्छा कि एजियोट्रॉप्स क्या है, एजियोट्रॉप्स को आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन जो सेम बॉइलिंग पॉइंट पर एक साथ इवोपरेट होना शुरू हो जाएं, यानी कि एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्टिल होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर यानी सच लिक्विड पेयर विच बॉइल्स एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। व्हाट विल बी वेपर प्रेशर ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब बात है कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो हैं वो किस तरह का डेविएशन दिखाते हैं। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो हैं वो हमारा नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। अब नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन में किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो राउल्ट से एक्सपेक्टेड प्रेशर के कंपैरिजन में कम निकल के आता है। तो जो लिखा व्हाट विल बी वेपर प्रेशर ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो वहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट निकल के आएगा वो राउल्ट्स लॉ से जो एक्सपेक्टेड प्रेशर होगा उससे कम निकल कर आने वाला है। अब इसके और वाले पार्ट में चलें। छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है कि आप कहें कि एट व्हाट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सोल्यूशन विल बी इक्वल, यानी ए का क्या मोल फ्रैक्शन लिया जाए जहाँ पर दोनों के वेपर प्रेशर सोल्यूशन के अंदर जब बात करते हैं दो टर्म में, एक वेपर प्रेशर है और एक पार्शियल प्रेशर है। जब भी कोई कंपोनेंट अकेला होगा तो हम वेपर प्रेशर बोलेंगे, लेकिन अगर वो मिक्सचर की फॉर्म में तो हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। तो इसने जो बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सोल्यूशन का मतलब हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाए, इक्वल हो जाएं इफ बोथ ए एंड बी फॉर्म आइडियल सोल्यूशन। अच्छा, आइडियल सोल्यूशन को याद आया कि ये क्वेश्चन छूट गया, व्हाट टाइप ऑफ लिक्विड फॉर्म आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन कौन बनाते हैं, क्वेश्चन रह गया हमारा। तो जो राउल्ट्स लॉ फॉलो करें, सामान्यतः हम यही लिखते हैं, ठीक है, लेकिन राउल्ट्स लॉ फॉलो
कौन से लिक्विड पेयर करते हैं, तो कहा था कि ऐसे लिक्विड पेयर जहाँ दोनों के बीच, यानी कि अगर लिक्विड ए है लिक्विड बी है, तो लिक्विड ए का इंटरेक्शन और लिक्विड बी के बीच इंटरेक्शन वही हो, ठीक है, जो ए और बी मिलाने पर लिक्विड हो। यानी कि अगर मैं ए और बी दो लिक्विड कंपोनेंट मिलाता हूँ तो सोल्यूशन के अंदर ए बी कंपोनेंट के बीच जो इंटरेक्शन है, अगर वही इंटरेक्शन कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी बी के बीच में है, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे आइडियल सोल्यूशन होते हैं। थोड़ी सी और आसान भाषा में बात करें तो ऐसे लिक्विड पेयर जिनकी पॉलरिटी सेम हो, जिनकी केमिकल नेचर सेम हो, वो सारे के सारे आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे कि बेंजीन टॉलिन, दोनों एरोमेटिक है, दोनों नॉन पोलर हैं, आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन, ये दोनों के दोनों क्या बनाएंगे, आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। इथाइल आयोडाइड, इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड, ये दोनों के दोनों क्या बनाएंगे, आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। इट मीन्स ऐसे लिक्विड पेयर जिनकी पॉलरिटी केमिकल नेचर सेम है, वो सारे के सारे आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। अब यहाँ देखो कि उसने क्या कहा कि व्हाट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, हमने मान लिया कि लेट जो जीटा ए है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वो क्या है, एक्स है, मान लिया आप एक्स मान लिया, आप कोई वेरिएबल मान सकते हैं। अच्छा, दो ही कंपोनेंट हैं, तो किसी भी सोल्यूशन में सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो डेफिनेटली जीटा बी जो होगा वो क्या होगा, 1 माइनस एक्स होगा। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि दोनों के क्या हो, वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सोल्यूशन विल बी इक्वल, दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल हो सोल्यूशन में। और सोल्यूशन मैंने कहा हम लेते क्या है, पार्शियल प्रेशर, तो पी ए और पी बी इक्वल होनी चाहिए, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल होना चाहिए। फॉर्मूला राउट के अकॉर्डिंग पी नॉट ए इंटू जीटा ए, पी नॉट बी इंटू जीटा बी। पी नॉट ए दिया हुआ है 450, जीटा ए एक्स, पी नॉट बी हमें जो दिया गया वो कितना दिया गया है 200, और एक्स जीटा बी कितना मेरे पास 1 माइनस एक्स। इसको आप सॉल्व कर लें, 450x इक्वल्स टू 200 माइनस 200x। यहाँ पे जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो आएगी हमारी। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा। डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है, ई नॉट जिंक, ई नॉट कॉपर दिया गया है। तो हम सामान्यतः बात करें तो डेल्टा जी नॉट का जो फार्मूला होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस के एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। अब ई नॉट सेल की कहानी क्या है, ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस में ई नॉट एनोड। अब कैथोड एनोड क्या है, जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो एनोड बनता है, जिस पर रिडक्शन हो रहा होता है वो कैथोड होता है। तो यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, कैथोड में कौन है हमारे पास, कॉपर है, तो ई नॉट कॉपर 2 प्लस कॉपर, कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से मेरे को जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, माइनस करना है। तो कॉपर की वैल्यू है 0.34 वोल्ट, माइनस ऑफ माइनस जिंक की वैल्यू माइनस के 0.76। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आएगा 1.10 वोल्ट प्लस में। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर सेल वर्किंग में है तो उसका ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा, अगर सेल वर्किंग में नहीं है तो उसका ई नॉट सेल हमारा नेगेटिव होगा। अब हम इसमें आगे बात करें, ई नॉट सेल निकालने के बाद हमें जो निकालना है इसका डेल्टा जी नॉट निकालना है। तो माइनस के एन, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। अब चेक करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 2, एफ फैराडे कांस्टेंट जिसे 96500 कूलम दिया हुआ क्वेश्चन में दिया है, और ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.1। इस पूरे को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का जो आंसर बन रहा है मेरा वो बन रहा है माइनस के 212300 जूल पर मोल। किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, 212.3 से डिवाइड कर देंगे, किलो जूल पर मोल, ठीक है। यूनिट और फार्मूला लिखना मैंडेटरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, गिव 2 एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। फ्यूल सेल 2 एडवांटेज, कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी, पॉल्यूशन फ्री वर्किंग। ऐसे आप इसके 2 एग्जाम्पल एडवांटेज लिख सकते हैं कि कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी और पॉल्यूशन फ्री वर्किंग।
चलते आगे हम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के और पार्ट पे। पहला क्वेश्चन दिया, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर प्रिडिक्ट विद रीजन विच पेयर विल अलाउ ग्रेटर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्शन ज़्यादा होगा। जैसे पहले दिया सिल्वर वायर एट 30 डिग्री और सिल्वर वायर एट 60 डिग्री। सिंपल से लॉजिक था, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, इससे कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। अब इसने क्या कहा कि जो आपको बताना ग्रेटर कंडक्टिविटी कहाँ है, तो टेम्परेचर यहाँ कम है तो यहाँ रेजिस्टेंस भी कम होगा और कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो डेफिनेटली जब सिल्वर वायर 30 डिग्री सी पर होगी तो वहाँ कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि लो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस भी कम होगा। ये क्वेश्चन बनाया 0.1 मोलर एसिटिक एसिड और 1 मोलर एसिटिक एसिड। यहाँ अगर हम बात करें तो डाइल्यूशन करेंगे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी जो है मोलर कंडक्टिविटी वो बढ़ेगी। तो यहाँ पर आंसर बनेगा 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, क्योंकि डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि ग्रेटर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो डाइल्यूशन के साथ अल्फा बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा, इसलिए 0.1 मोलर एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ेगी। KCl सोल्यूशन एट 20 डिग्री सी और KH सोल्यूशन एट 25 to 50 डिग्री सी। अब बच्चे इस लॉजिक को सेम अप्लाई करेंगे, लेकिन ये मेटालिक कंडक्टर की बात हो रही है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात हो रही है, दोनों में कहानी बदल जाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी कॉज होते हैं वो आयंस की मोबिलिटी होती है, आयनिक मोबिलिटी। अभी पोटेशियम क्लोराइड 20 डिग्री सी है और पोटेशियम क्लोराइड 50 डिग्री सी है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, आयंस जो हैं हमारे उनकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। आयंस जितना ज़्यादा मूव करेगा मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए इस केस में जो ग्रेटर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो 50 डिग्री सी पर ज़्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है उसमें आयंस की आयोनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है। अब अगला दिया, गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर मैं पहले सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बता दूं, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम सब जानते हैं, एक ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें 2 अलग अलग बीकर लेने पड़ते हैं, यानी कि मुझे एनोड अलग लेना पड़ता है, कैथोड अलग लेना पड़ता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मुझे सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट होती है, बिना सॉल्ट ब्रिज के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट होता ही नहीं है। वहीं पर अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो ये सारे कहानी अगर रिवर्स कर दूं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता है। मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पहली चीज़। जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मुझे सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड था, यहाँ सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल में सेल में दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग बीकर में रखे गए थे, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड अलग अलग रखे गए थे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बीकर में रखे जाते हैं। इस तरीके से हम कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। अगेन डी ब्लॉक से क्वेश्चन बनाया, हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन इन Mn2+ आयन। तो Mn2+ आयन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करूं, Mn2+, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 25 और मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25। अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो आर्गन 18 4s2 3d5। अब +2 है तो +2 का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। फिर कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकलते हैं, 3d से नहीं निकालें, इलेक्ट्रॉन 4 से निकालने हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे निकल जाएंगे और जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वो 3d5 बचेगा। और अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो 1 2 3 4 5, मैं देख रहा हूं कि मेरे पास कितने 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सिंपल सा आंसर। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो जब लाइगेंड अटैक कर रहा होता है तो उन्हें वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए होते हैं, तो ट्रांजिशन मेटल अपना वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर देते हैं लाइगेंड को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। गिव 1 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या डिफरेंस है, एक तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस
छोटी सी बात करें तो लैंथेनॉइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है 4f ऑर्बिटल में और एक्टिनॉइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है 5f ऑर्बिटल में। लैंथेनॉइड को जहाँ हम रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं, वहीं हम एक्टिनॉइड को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। और भी अंतर हो सकते हैं इसके अंदर। आउट ऑफ स्कैनेडियम 3+ और क्रोमियम 3+ विच शो डाईमैग्नेटिक बिहेवियर, डेफिनेटली जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वही डाईमैग्नेटिक है। तो अगर मैं स्कैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो स्कैनेडियम 21, तो स्कैनेडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें तो 4s2 3d1। अब जब स्कैनेडियम 3+ की बात करोगे तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। हमारे पास क्या है, स्कैनेडियम 3+ स्टेट में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, इसका मतलब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। इसीलिए वी शो डाईमैग्नेटिक बिहेवियर, स्कैनेडियम 3+ डाईमैग्नेटिक बिहेवियर दिखाई देगा क्योंकि उसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इसी कारण स्कैनेडियम की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 ही है, वो कोई वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिखाता। आई करा आउट ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर विच हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उसी के हाई होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करता है। अब ये स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड फॉर्म कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम की बात अगर हम देखें तो 4s1 3d5 लगभग 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए क्रोमियम में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड फॉर्म होगा। इसी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो क्रोमियम के ज़्यादा होंगे और कॉपर के कम होंगे। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि वाई एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन टर्न्स ग्रीन व्हेन SO2 गैस गैस इज पास थ्रू इट, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम H2SO4 एसिडिक मीडियम के सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। अगर यहाँ पे मैं सल्फर डाइऑक्साइड पास करूँ तो ये ग्रीन कलर किस वजह से देता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो डेफिनेटली सल्फर डाइऑक्साइड को वो ऑक्सीडाइज करेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड में जो स्केप हो जानी है, ये खुद को करेगा रिड्यूस। कैसे रिड्यूस करेगा, इस समय क्रोमियम अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और रिड्यूस होकर वो अपनी +3 स्टेट में आएगा, क्योंकि क्रोमियम की +3 स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो ये है Cr2SO4 का होल थ्राइस, यही अपना ग्रीन कलर शो करता है। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड तो हमारी सल्फर ट्राइऑक्साइड में निकल जाती है, बाकी पोटेशियम वगैरह जो हैं वो पोटेशियम सल्फेट की फॉर्म में निकल जाएंगे, वाटर निकल जाएगा। ये बाय प्रोडक्ट्स हैं। मेन जो है ग्रीन कलर किस वजह से आएगा, क्रोमिक सल्फेट बनने के कारण आएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग। दिस इज MnO4 नेगेटिव परमैग्नेट आयन। परमैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में, ध्यान देना रखने वाली बात भी है कि परमैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में हमेशा जो कन्वर्ट होंगे वो Mn2+ में कन्वर्ट होंगे। परमैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में Mn2+, पेपर में क्वेश्चन है चुपचाप लगा देना अगर MnO4 नेगेटिव या H पॉजिटिव लगा हुआ है। दिस इज ऑक्सिलेट आयन C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सिलेट आयन। ये ऑक्सिलेट आयन हमारा कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में। अब बैलेंस करो, 2 परमैग्नेट है तो ये 2Mn2+ होगा, ठीक है। इसके बाद 5 2 10 10 कार्बन है तो यहाँ जो CO2 होंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे। अब H चेक करो कितने हो रहे हैं, अच्छा 16 H हो रहे हैं, तो यहाँ जो बैलेंस होगा वो 8 H2O आएगा। चाहे तो आप ऑक्सीजन से बैलेंस कर लो, चाहे किसी तरीके से बैलेंस कर लो। ये रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल में क्या नाम है ऑक्सिलिक पोटेशियम परमैग्नेट वर्सेस ऑक्सिलिक एसिड टाइट्रेशन कर रहे होते हैं, तब भी ये रिएक्शन हमें वहाँ देखने को मिलती है। तो एग्जाम पूछता है कि जो हम रिडॉक्स टाइट्रेशन हम लेबोरेटरी में कर रहे हैं, तो ये जो ऑक्सिलिक एसिड है, क्योंकि ऑक्सिलिक एसिड का आयनिक फॉर्म है ऑक्सिलेट आयन, तो जब टाइट्रेशन कर रहे हैं तो ये ऑक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, और जो परमैग्नेट आयन है एसिडिक मीडियम में Mn2+ में कन्वर्ट होता है। इसलिए हमारी हर एक ड्रॉप जब तक टाइट्रेशन कंप्लीट नहीं होती, ये जो वायलेट कलर होता है यहाँ जाके कलरलेस हो जाता है Mn2+ बनने के कारण। चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। आउट ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और N-ब्यूटेनॉल विच वन विल अंडरगो एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन फास्टर एंड वाई। अगर मुझे डिहाइड्रेशन करना पड़े टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का और ब्यूटेनॉल का, तो किसका डिहाइड्रेशन फास्ट होगा। आइए दोनों को बना के देखते हैं। ये मेरे पास
टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये मेरे पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है और ये मेरे पास इथेनॉल है CH3CH2OH। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा कि जब मैं अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करता हूँ तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो मेरे पास निकल के आता है वो आता कार्बोकेटायन, ठीक है। तो जिसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वही रिएक्शन फास्ट होगी। तो अगर मैं देखूँ कि अगर मैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करता हूँ तो मुझे टर्शरी कार्बोकेटायन मिलता है, वहीं पर अगर मैं इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करता हूँ तो प्राइमरी कार्बोकेटायन मिलता है। टर्शरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए जो डिहाइड्रेशन होगा वो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का आपका डिहाइड्रेशन फास्ट होगा इन कंपेरिजन टू इथेनॉल, क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आपको देगा टर्शरी कार्बोकेटायन। अब एक कन्वर्जन दिए हैं फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी रीमर टीमन रिएक्शन है। कहानी सिंपल सी होती है कि फिनॉल लीजिए, इस फिनॉल पे आप क्लोरोफॉर्म डालिए और KOH कंप्लीट कर दीजिए, ये आपका तैयार हो जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। 3 KCl अलग और 2H2O अलग, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। हम आगे बात करें, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड को टर्शरी ब्यूटाइल ईथर में कन्वर्ट करना है। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे गलती क्या होगी, यहाँ पे गलती ये होगी टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड टू टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। हाँ, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड को टर्शरी ब्यूटाइल ईथर में कन्वर्ट करना, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया। टर्शरी अब जनरली क्या करेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है तो बच्चे दिमाग लगाते हैं कि सर जी ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसके ऊपर विलियमसन लगा दो, इथाइल इधर लगाना, C2H5ONA की रिएक्शन करा दो, इधर फॉर्म हो जाएगा। लेकिन विलियमसन की लिमिटेशन भी पढ़नी जरूरी होती है, क्या कि क्या नाम है, विलियमसन जो है वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के लिए ठीक है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड विलियमसन शो नहीं करते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस के लिए एल्काइल हैलाइड तो प्राइमरी होना चाहिए, लेकिन जो उसके ऊपर एल्कोक्साइड आयन अटैक करता है वो सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि अगर मैं इस पर विलियमसन लगाऊंगा तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होने वाला। तो क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे करना पड़ेगा अल्कोहल में कन्वर्ट। कैसे, इस पर लगा दूं मैं KOH एक्वस, तो ये बनेगा क्या CH3OH टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा, जिसको मैं NaOH की रिएक्शन करा के क्या टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन बना दूंगा, CH3CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब क्या करना है, अब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, मुझे क्या चाहिए, इथाइल चाहिए, तो मैंने C2H5Br लिया और बड़े ही आराम से ये रिएक्शन हो जाएगी, Br Na निकल जाएगा और हमारा क्या बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल CH3 और OC2H5, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। अब हम ये थोड़ा सा कन्वर्जन थोड़ा सा ट्रिकी दिया था, कंसेप्ट फंसा हुआ था, डायरेक्ट नहीं करना है। टर्शरी ब्यूटाइल जो क्लोराइड है ये डायरेक्ट ईथर फॉर्म नहीं करेगा, ये विलियमसन की लिमिटेशन से क्वेश्चन था। प्रोपीन से प्रोपेनॉल, अगर प्रोपीन से प्रोपेनॉल की अगर हम बात करें तो ये प्रोपीन है, दो रास्ते हैं, या तो आप एंटी मार्कोनिकोव से चले जाओ या फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से चले जाओ, किसी से भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे NCERT में तो हाइड्रोबोरेशन से की है, BH3 THF टेट्रा हाइड्रोफुरान से रिएक्शन की, तो BH3 की रिएक्शन कराएंगे तो ये आपने इसके 3 मोल लिए, तो CH3CH, ये H यहाँ जुड़ गया, ट्राई एल्काइल बोरेन यानी कि ट्राई प्रोपाइल बोरेन बनेगा। अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कर दूं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में OH नेगेटिव, तो ये जो हमारा है CH3CH2CH2OH हमारा इथेनॉल फॉर्म हो जाएगा। बाकी
जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा, दिस इज द H3BO3 बोरिक एसिड। ये कन्वर्जन एंटी मार्कोनिकॉफ यानी HBr एंटी मार्कोनिकॉफ से भी हो सकता था। चलिए अब हम और पार्ट पे चलते हैं। तो पहला रहा गिव द मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम इथीन। एल्कोहल में 3 मैकेनिज्म है एल्कोहल वाले चैप्टर में, क्या इथीन से इथेनॉल बनाने वाली, इथेनॉल से इथीन और इथेनॉल के डिहाइड्रेशन ईथर। ये तीनों के तीनों मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या जाएगी, इथेनॉल से इथीन बनाना है, तो अगर मैं रिएक्शन लिखूँ, सॉरी इथीन से इथेनॉल बनाना है, तो जब एल्कीन पर हम वाटर की रिएक्शन कराते हैं HOH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो मेरा इथेनॉल फॉर्म हो जाता है। इसकी मुझे मैकेनिज्म लिखनी है। अगर मैं देखूं तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा पहला स्टेप होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो हमारा एसिड का H आयन है ये इसके पास आएगा। जब किसी डबल बॉन्ड सिस्टम पर अटैकिंग एजेंट अटैक करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा और पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे ट्रांसफर होगा, या तो यहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ ट्रांसफर होगा, या तो ये नेगेटिव बनेगा या ये नेगेटिव बनेगा, कोई भी बना सकते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हुआ या यहाँ ट्रांसफर हुआ, तो जो भी कार्बन नेगेटिव बनेगा उस पर ये H जाके जुड़ जाएगा, CH3 CH2 पॉजिटिव, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। अब इस कार्बोकैटायन पे इसे लिख देते हैं कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन पर क्या होगा, ये जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है अटैक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर अटैक करेगा। जब ऐसा करेगा ये क्या बनेगा, CH3 CH2 ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देते ही ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब क्या हुआ, इस जगह पे क्या हुआ, अभी यहाँ पर CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव, अभी ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंटेन करने के लिए वो बॉन्ड तोड़ेगा, और ये बॉन्ड इसने ऑक्सीजन ने ये वाला तोड़ा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, और ये आपका तैयार हुआ CH3 CH2OH, और प्रोटॉन आपका अलग हो गया। आपने रिएक्शन के स्टार्टिंग प्रोटॉन लिया था और ये प्रोटॉन आपका रिलीज हो गया। सिंपल सी मैकेनिज्म थी। अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आया क्या, प्रिडिक्ट द रीजन फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। फिनॉल को अगर बेंजोक्विनोल में कन्वर्ट करना है तो फिनॉल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Na2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट कभी भी अकेले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता, एसिडिक मीडियम में करेगा H2SO4। चाहे आप यहाँ सोडियम डाइक्रोमेट लो, चाहे आप पोटेशियम डाइक्रोमेट लो, विद H2SO4 दोनों ही काम करेंगे। एनिसॉल को पैरा ब्रोमो एनिसॉल बनाना है, यानी कि एनिसॉल को कन्वर्जन करना है पैरा ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव में, तो ये मेरा एनिसॉल है। अगर इसको मुझे पैरा ब्रोमो एनिसॉल बनाना है OCH3, तो पैरा ब्रोमो, इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये इसका रिएजेंट है, हेलोजिनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। और इसी तरीके से जो अगला है फिनॉल, फिनॉल को कन्वर्ट करना है इसमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल में, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल में कन्वर्ट करना है ये फिनॉल। ये भी ब्रोमीन, ये भी ब्रोमीन और ये भी ब्रोमीन, इट मीन्स अगेन हेलोजिनेशन होना है ना। तो फिनॉल पे जब हम एक्वस Br2 की रिएक्शन कराते हैं, Br2 वाटर की रिएक्शन कराते हैं, तो ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल देता है, जिसके हमें वाइट PPT भी मिलते हैं। ऐसे ही यह जो पहली रिएक्शन थी फिनॉल से बेंजोक्विनोल, तो अगर मैं यहाँ पे फिनॉल ले लूँ, ये फिनॉल है, और Na2Cr2O7 H2SO4 रिएक्शन कराऊँ, तो जो बेंजोक्विनोन होगा उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी। ये आपका बनेगा पैरा बेंजो
कैनन। तो ये था आज के हमारे मॉक बोर्ड एग्जामिनेशन जो हम लोगों ने कंडक्ट किया था आप सभी के लिए, उसका सलूशन, इससे रिलेवेंट जो और छोटे मोटे क्वेश्चन थे वो हमने आपको बताए। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें, इससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है उनको प्रिपेयर करें। हम सभी का यही प्रयास है कि आप हमारे द्वारा बताए हुए जो भी कंसेप्ट जो आपके काम आ रहे हैं या आएंगे, उनसे आप वर्ष 2025 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी जगह पे कोई समस्या होती है, कोई क्वेरी आती है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो इस YouTube के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे कांटेक्ट पे भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तैयारी कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, हमारा यही प्रयास आपके साथ है। आप अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, हमें भी खुशी होगी। अच्छे मार्क्स की शुभकामनाओं के साथ मैं अनिरुद्ध पुरवाल, धन्यवाद।